इसके पहले अरविंद केजरीवाल अपना नामांकन दाखिल करते उसके पहले केंद्र सरकार ने ऐसा ग्रहण लगा दिया जिसकी छाया चुनावों पर पड़ना तय है। बात इतनी ही नहीं, अगर किसी तरह से अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत भी गए तो वे भी सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तब तक उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो चुका होगा। ये काम 30 जनवरी को होगा, जब अदालत में ईडी केजरीवाल के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए जोर डालेगी, क्योंकि अब तक कोर्ट ने यह कहकर संज्ञान लेने से मना कर दिया क्योंकि ईडी के पास जरूरी मंजूरी नहीं है। अब गृह मंत्रालय ने ईडी को मंजूरी देकर उसका रास्ता साफ कर दिया। गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। अब ईडी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों के खिलाफ मुकदमा चला सकती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने की ये इजाजत MHA की ओर से ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मिली है। दिल्ली की एक विशेष PMLA अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर ईडी को रोक लगा दी थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि PMLA के तहत मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी के बिना ही ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया, मगर अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आबकारी नीति घोटाले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का मंच तैयार हो सकता है। एक्शन लेने के लिए ईडी के सामने रास्ता साफ है। इस मामले में CBI को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई थी। वहीं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार CRPC की धारा 197(1) के तहत अलग से मंजूरी मांगी थी। केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी ईडी को केंद्र गृह मंत्रालय से मिल गई है। ईडी ने पहले CBI केस के आधार पर ही एक्शन लिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को PMLA के तहत मुकदमा चलाने के लिए विशेष मंजूरी की जरूरत है। दिल्ली में चुनाव के ठीक 5 दिन पहले ईडी 30 जनवरी को स्पेशल कोर्ट इस मामले को उठा सकती है। जरूरी दस्तावेज पेश करने के बाद ईडी आरोप तय करने पर जोर दे सकती है। एक बार आरोप तय हो जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा शुरू हो जाएगा। देरी से शुरू हुए मुकदमे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। अब अगर मुकदमा शुरू होता है तो बीजेपी चुनाव प्रचार के आखिरी मौके पर आम आदमी पार्टी और जोरदार हमला करेगी। कानूनी तौर पर भी मुकदमे के दौरान केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। अपनी जमानत की शर्तों के कारण उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें सचिवालय का या CMO जाने से रोक दिया गया था। उन्हें किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने से भी रोक दिया गया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और अन्य पर साउथ ग्रुप के एक बिजनेसमैन से दिल्ली में शराब के लाइसेंस के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया कि इस रिश्वत के पैसे को गोवा में चुनाव लड़ने में आम आदमी पार्टी की मदद करने के लिए सफेद किया गया था। अरविंद केजरीवाल को उनके व्यक्तिगत हैसियत के साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी आरोपी बनाया गया। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में आबकारी घोटाले का मुख्य आरोपी साजिशकर्ता बताया और ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्री, नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिली भगत करते हुए इस काम को अंजाम दिया। ईडी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपराध के समय कथित कंपनी जो कि आम आदमी पार्टी की है के प्रभारी थे, इसलिए उन्हें पार्टी को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपराधों का दोषी माना जाएगा और उन पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें दंडित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब तक नक्सली, आतंकी और खालिस्तानी ही कहते रहे कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज व्यवस्था से है, लेकिन यही बात कांग्रेस के बॉस राहुल गांधी कहे तो क्या होगा। लेकिन राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों से कांग्रेस और खुद के लिए आफत खड़ी कर देते हैं। कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे डाला कि विपक्षी बीजेपी को छोड़िए, इंडी गठबंधन और कांग्रेस के नेता भी उससे सहमत नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने साफ साफ कह डाला कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। राहुल गांधी पीएम मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, बीजेपी, RSS पर हमला करें, यहां तक तो ठीक, लेकिन जब वे कहते हैं कि हमें इंडियन स्टेट से लड़ना है तो फिर बात बिगड़ जाती है। क्योंकि राहुल गांधी ऐसा कह कैसे सकते हैं? जब इंडियन स्टेट ही उनकी लड़ाई है तो फिर नेता विपक्ष और संसद सदस्य बने रहने का क्या मतलब? राहुल गांधी का यह बयान सीधा सीधा देशद्रोह का है और इसके लिए उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और RSS के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और RSS से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। असल में राहुल गांधी यही बड़ी गलती कर गए। वे भूल गए कि इसी इंडियन स्टेट को बनाने के लिए उनके परिवार ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। नाना नानी पूरी जिंदगी संवारते रहे। महाराष्ट्र, हरियाणा कांग्रेस पार्टी की हार क्या इतनी बड़ी हो गई कि राहुल देश को ही अपना दुश्मन मान बैठे? राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल करें, सरकार को चैन से बैठने न दें। एक सियासी दल होने के नाते राहुल गांधी की ये जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है।
लेकिन राहुल गांधी ये कैसे कह सकते हैं कि उनकी लड़ाई भारत की पूरी व्यवस्था से है? ये तो भारत की बर्बादी के सपने देखने वाले नक्सली और डीप स्टेट एक्टर्स बोलते हैं, जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं, भारत की व्यवस्था को खारिज करना चाहते हैं, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देना चाहते हैं। बीजेपी को राहुल गांधी के इस बयान से मौका मिल गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा कि कांग्रेस का घिनौना सच उजागर हो गया। राहुल गांधी ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी जो उनका सपना है। ये कोई रहस्य नहीं कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के अर्बन नक्सलियों और डीप स्टेट एक्टर्स के साथ गहरे संबंध हैं। ये वे लोग हैं जो भारत को बदनाम, अपमानित और खारिज करना चाहते हैं। कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को प्रोत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। इसके पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को देशद्रोह बताते हुए कहा कि भागवत का ये कहना कि संविधान अमान्य है और 1947 में भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली भारतीय जनता के लिए एक गहरा अपमान है। उन्होंने कहा कि यह बयान देशद्रोह है और यह दर्शाता है कि वह सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कहने का साहस रखते हैं। अगर ये किसी अन्य देश में हुआ होता तो उन पर कार्यवाही की जाती। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि इस तरह के बयानों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसे बार बार दोहराए जाने का सिलसिला रोकना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो नेता संविधान की शपथ लेते हुए लोकसभा में बैठते हैं वही अगर अब भारत के राज्य के खिलाफ बयान देने लगे तो चिंताजनक है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि यह बयान देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। सीतारमण ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि वो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं और ऐसे बयान देना न केवल उनके पद के खिलाफ है बल्कि ये भारतीय जनता को गुमराह करने का भी प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भाजपा शराब घोटाला के किंगपिन अरविंद केजरीवाल पर कानून का शिकंजा इस कदर कसा गया कि सीएम बनना तो दूर, वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के भी काबिल नहीं रहे। यही वजह है कि नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने साफ कहा कि अब केजरीवाल को कोई मौका नहीं बल्कि जेल मिलेगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। इस कारण वे नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन सकते। वे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने वाले अमानतुल्लाह खान या अपराधियों से संबंध रखने वाले नरेश बाल्यान को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कट्टर बेईमान केजरीवाल भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ मिले हुए हैं। भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर हैं। उनसे दिल्ली के मुद्दों पर कोई प्रश्न नहीं पूछे, इसके लिए वे झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यमुना साफ करने, यूरोप की तरह सड़कें बनाने और प्रत्येक घर में नल से स्वच्छ जल देने, 20 कॉलेजेस और 20 अस्पताल बनाने का वादा किया था। इसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। भाटिया ने कहा कि केजरीवाल की 3 प्रेस वार्ता इस बात का उदाहरण है कि वे किस तरह से मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता और उसके बाद एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि मुख्यमंत्री आतिशी की गिरफ्तारी होगी और मनीष सिसोदिया और कुछ नेताओं के घर रेड होगी। उनके इस बयान को आए 15 दिन हो गए। अब उन्हें बताना चाहिए कि किसकी गिरफ्तारी हुई या किसके घर पर रेड की गई। 11 जनवरी को उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा था कि भाजपा रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी। ये सही है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल को बताना चाहिए कि उनका नेता प्रतिपक्ष का चेहरा कौन होगा, क्योंकि वो स्वयं नहीं बन सकेंगे। केजरीवाल ने ये झूठा आरोप लगाया था कि भाजपा सोने की चेन बांट रही है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल बार बार आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री बताते हुए अपने आप को चेहरा घोषित करते हैं। संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला का वो अपमान कर रहे हैं। सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट की गई। शाजिया इल्मी ने कहा कि अराजक और आपदा पार्टी महिलाओं को प्रताड़ित कर रही है। नरेला के आप विधायक शरद चौहान पर आरोप लगाया था कि उनकी प्रताड़ना से सोनी नाम की कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली थी। द्वारका वेस्ट की एक अनुसूचित जाति की महिला वीना वर्मा ने विधायक विनय मिश्रा पर दुर्व्यवहार करने के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला के आरोप पर मामला दर्ज हो गया है। मिश्रा ने महिला से निगम चुनाव में टिकट दिलाने के लिए पैसे लिए थे। टिकट नहीं मिलने पर पैसे की मांग करने पर अनुसूचित जाति की महिला को प्रताड़ित कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनावों के ठीक पहले गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को अरविंद केजरीवाल पर पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।
इससे सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि शराब घोटाला मामले में रिश्वत का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के पास ही गया और उसने चुनावों में इसका इस्तेमाल किया। पहले स्पेशल पीएमएलए अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि केजरीवाल पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने को विशेष मंजूरी के अभाव में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल करने वाली सीबीआई को पिछले साल अगस्त में इसके लिए मंजूरी मिल गई थी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में शराब की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने वाले साउथ ग्रुप कार्टेल से रिश्वत लेने का आरोप है। कथित तौर पर इस साउथ ग्रुप कार्टेल को दिल्ली सरकार द्वारा 2021-22 के लिए बनाई गई नई शराब नीति से फायदा हुआ है। केजरीवाल ने 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में ये दलील दी थी कि सीबीआई द्वारा प्राप्त मंजूरी ईडी के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी नहीं है और एजेंसी को उन पर पीएमएलए का मुकदमा चलाने के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर के अपने आदेश में कहा था कि ईडी को पीएमएलए के तहत आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से विशेष मंजूरी की आवश्यकता है, जिसके कारण पीएमएलए के अन्य आरोपियों ने उनके खिलाफ आरोप पत्र रद्द करने की मांग की। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया था। ईडी ने उन्हें साजिशकर्ता और किंग पिन भी बताया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की है और इसके खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए। ईडी ने 21 मार्च 2024 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके आम आदमी पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। ईडी के चार्जशीट में केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया के भी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया। जांच एजेंसीज के अनुसार केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव की, जिसके कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इन पॉलिसीज ने सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के 2 मुचलके पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल दी गई। कोर्ट ने केजरीवाल पर कई पाबंदियां लगाई। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती रही हैं। ऐसे केस में आदेश मिलने से आप और केजरीवाल दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लोक सेवकों के खिलाफ अपने सभी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में बिना किसी पूर्वाग्रह की अनुमति मांगी है, जिसमें एजेंसीज को सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेने के लिए कहा गया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर मुकदमा चलाने के 2 अन्य अनुरोधों पर मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की बात कही जा रही है। साथ ही एजेंसीज ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में राजनेताओं और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत प्रतिबंधों के लिए गृह मंत्रालय को कई अनुरोध भेजे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल जो आरोप अब तक दूसरों पर लगाते रहे, पता चला कि वो सारा खेल खुद ही कर रहे हैं। यही वजह है कि केजरीवाल को एक साथ 2 बड़े झटके लग गए। पहला झटका तब लगा जब एआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी और अमित शाह का फर्जी वीडियो जारी किया और दूसरा झटका तो आतिशी मारलेना को जेल तक ले जाने वाला है, क्योंकि अपने पद का गलत इस्तेमाल कर आतिशी मारलेना सरकारी गाड़ियों से अपने प्रचार के लिए सामान भेजती रंगे हाथों पकड़ी गई। पुलिस ने दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। आतिशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल करने पर एफआईआर दर्ज की। आतिशी के चक्कर में एक सरकारी अधिकारी भी पुलिस की चपेट में आ गया। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया गया। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को 7 जनवरी को शिकायत मिली थी, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जांच की और उनके आदेश पर ही 10 जनवरी को ये एफआईआर दर्ज की गई। आतिशी पर आरोप है कि सरकारी गाड़ी से उन्होंने कालकाजी स्थित अपने चुनावी कार्यालय में प्रचार सामग्री पहुंचाई थी। नियम के अनुसार चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सत्ता में बैठी पार्टी सरकारी वाहनों का प्रयोग चुनाव प्रचार अभियान के दौरान नहीं कर सकती। हालांकि सरकारी कामकाज के दौरान इन वाहनों के प्रयोग पर कोई रोक टोक नहीं। इस मामले में अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(a) के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। सीएम आतिशी पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि इनके नेता खुलेआम पैसा बांटते हैं, साड़ी, कंबल, सोने की चेन बांटते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री जी के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है। आम आदमी पार्टी पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है और इस सड़े गले सिस्टम को जनता के साथ मिलकर बदलना है, मिलकर साफ करना है।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसी सड़े गले सिस्टम का हिस्सा हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने सुशासन और गरीबों को फ्री बिजली देने के लिए पूरे शहर में सीसीटीवी लगवाना आदि को मुद्दा बना रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। साथ ही पार्टी हर महीने दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को भी सैलरी देने का वादा कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर को शीश महल बताकर उसमें फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही है। शराब घोटाला से लेकर दिल्ली में प्रदूषण भी बीजेपी के दिल्ली चुनाव के प्रमुख मुद्दे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनावों में बुरी तरह से घिरे अरविंद केजरीवाल के झूठे आरोपों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। चादर और चश्मे से लेकर वे प्रति वोटर 10,000 कैश, सोने की चेन तक जा पहुंचे हैं। लेकिन जब केजरीवाल की शिकायतों की जांच चुनाव आयोग ने करवाई तो पता चला कि ये सब केजरीवाल की तरफ से फैलाया जा रहा झूठ है। केजरीवाल ने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी, जिसकी जांच की गई। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक जो जांच हुई उसमें किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि दिन के उजाले में चादरें, जूते, चश्मे, जैकेट जैसी वस्तुओं के वितरण से संबंधित आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई। इन दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य, तथ्य या गवाह की गवाही पेश नहीं की गई। आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस और चुनाव मशीनरी की फ्लाइंग स्क्वाड टीम सक्रिय रूप से 24 घंटे निगरानी कर रही है। इसके साथ ही जमीन पर सभी शिकायतों का वेरिफिकेशन कर रही है। इसके अलावा जहां भी उल्लंघन का पता चलता पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की जाती है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के ऊपर पैसे, बेडशीट्स, चश्मा, चादरें बांटने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दी थी। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर एक बार फिर से प्रवेश वर्मा के खिलाफ ये शिकायत दी थी। शिकायत के बारे में खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के बाद जानकारी मीडिया के साथ शेयर की थी। केजरीवाल के सारे आरोप झूठे निकले तो अब वे कहने लगे कि बीजेपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के पहले खुलेआम पैसे बांट रही है, सोने की चेन तक बांट रही है। इससे लोगों में काफी असंतोष है। उन्होंने कहा कि गाली गलौज पार्टी वालों के पास पैसा बहुत हो गया है। अब इन्होंने अपने नेताओं को सोने की चेन बांटने को भेजी है, लेकिन इनके नेता बांट नहीं रहे। जो इनके दफ्तर में जाकर इनसे लड़ता है उसको चुप करने के लिए उसे दे देते हैं। आपको भी चेन चाहिए तो आप भी इनके दफ्तर जाकर ले आइए। केजरीवाल ने कहा कि इनकी पार्टी ने 10-10 हज़ार रुपए भेजे हैं, लेकिन इनके नेताओं को लग रहा है कि जीत तो रहे ही हैं, पैसे तो कमा ही लो। इनके नेताओं ने 9-9 हज़ार रुपए रख लिए और 1-1 हज़ार रुपए बांट दिए, वो भी सभी को नहीं दिए। जैसे जैसे लोगों को ये पता चल रहा है, इससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इनके नेता जनता के नाम पर आए पैसे को खा रहे हैं। जहां इतने नेता जा रहे हैं, जनता कह रही है कि पैसे रख। इनके लोगों ने कहीं कंबल बांटे और कहीं नहीं। इससे भी लोग नाराज हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हमारा कंबल, साड़ी, जूता, जैकेट कहाँ है। इन्होंने सोने की चेन तक बांटी, 1-2 कॉलोनी में बांटे। गाली गलौज पार्टी वालों के पास बहुत पैसा हो गया है। अब इन्होंने अपने नेताओं को सोने की चेन बांटने को भेजी है, लेकिन इनके नेता बांट नहीं रहे। जो इनके दफ्तर जाकर इनसे लड़ता है उसे चुप करने के लिए दे देते हैं। आपको भी चेन चाहिए तो इनके दफ्तर जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।